नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं वह है साहित्य आलोचना। यानी साहित्य में आलोचना का क्या महत्व है, आलोचना क्या होती है, आलोचना का उद्देश्य क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सभी विषय लेकर के आज आपके सामने हम उपस्थित हैं। ये जो विषय है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक विद्यार्थियों के द्वारा ये डिमांड की गई थी कि मैडम आप आलोचना से संबंधित एक वीडियो बना दें तो काफ़ी आसानी रहेगी। तो आज उसी को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। उससे पहले विषय पर चलने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको किसी भी वीडियो की आवश्यकता है अपने किसी भी एग्जाम्स हिंदी एग्जाम को पास करने के लिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम जल्द से जल्द उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करना न भूलें। तो आइए चलते हैं आज के विषय पर। आज का जो विषय है वो है साहित्य आलोचना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आलोचना की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जैसा कि है आधुनिक गद्य में, जब हम आधुनिक गद्य की बात करते हैं तो गद्य साहित्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतेंदु युग में हुआ था और विश्वनाथ त्रिपाठी ने संकेत किया है कि हिंदी आलोचना पाश्चात्य की नकल पर नहीं की गई है। यानी पाश्चात्य में भी, पाश्चात्य जो साहित्य है उसमें भी जो आलोचना की गई है, वहां पर भी जो आलोचना की गई है उसकी कोई नकल नहीं है ये, बल्कि अपने साहित्य को समझने बूझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के कारण ये जन्मी है और इसका जो विकास हुआ है वह भी इसी अनुसार हुआ है। तो इसके विषय में हम बताएं कि आलोचना शब्द जो है वो कहाँ से आया है। आलोचना शब्द लोच धातु से आया है, लोच धातु से बना है। लोच का अर्थ होता है देखना, इसलिए किसी वस्तु या कृति की रचना की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। ये आलोचना की परिभाषा है एक तरीके से कि जब हम किसी रचना की सम्यक व्याख्या यानी अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि इसकी जिस विषय को लेकर के यह रचना रची गई है उसका क्या संदर्भ है, क्या वो ठीक दृष्टिकोण यानी उसका जो दृष्टिकोण रहा है वो ठीक रहा है, क्या वो बिल्कुल यानी जिस विषय को लेकर के रचना हुई है उस विषय को पूरी तरह से उसका मर्म पूरी तरह से समझने में सक्षम रहा है। इस प्रकार से इसका मूल्यांकन करना ही आलोचना कहलाता है। अब हम कहेंगे आलोचना का उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है आलोचना, उसका उद्देश्य क्या है। इस बात का पता चलना, ये पहला उद्देश्य है कि इस बात का पता चलना कि लेखक अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाहता है। यानी हम रचना पढ़ते हैं और रचना को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर इस इस लेखक के कहने का उद्देश्य यानी इस रचना को करने का या रचना को रचने का उद्देश्य क्या है, लेखक इसमें कहना क्या चाहता है, इस बात का पता चलना भी आलोचना है। और लेखक अपने कथन व भावों को प्रेषित करने में सफल हो सका अथवा नहीं, यानी जिस कथन को लेकर के वो रचना रची गई है या जिन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी रचना हुई है उसमें लेखक कहाँ तक सफल हुआ है, सफल हो भी सका है अथवा नहीं, और अगर सफल हो गया है तो किस सीमा तक हुआ है ना। ये सभी कुछ पता करना आलोचना का उद्देश्य है। अब हम चलते हैं आलोचना के कार्य पर कि आलोचना का कार्य है क्या, आलोचना करती क्या है। तो आलोचना का मुख्य उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य जो है, वो कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर, यानी हर तरीके से उसे पढ़कर, उसे समझकर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना कि जिस दृष्टिकोण से उसकी रचना हुई है क्या पाठक उसे उसी दृष्टिकोण से पढ़कर रस की अनुभूति करने में सक्षम रहा है अथवा नहीं, तो उसमें सहायता देना तथा
उनकी रुचि को परिमार्जित करना। परिमार्जित करना यानी उसका परिष्कार करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योगदान देना है। तो ये आलोचना का एक मुख्य कार्य। अब हम देखेंगे इस तरह जो ये कथन है, इस तरह आलोचना का क्या कार्य है। तो आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है, साहित्य के गुण दोष बताती है, अर्थात किसी रचना की विश्लेषण परक व्याख्या करती है कि जिस साहित्य की रचना हुई है, आखिर उस प्रकार के साहित्य में किस प्रकार के गुण हैं, कौन से दोष हैं। तो आलोचना ये सभी कुछ बताने में सक्षम होती है। उसकी सामर्थ्य यहाँ तक होती है कि वो सभी प्रकार के गुण दोषों की व्याख्या करे। इसके अतिरिक्त साहित्य के निर्माण की दिशा निर्धारित करती है, उन तत्वों का विश्लेषण करती है जिन तत्वों को लेकर साहित्य की रचना होती है। यानी लेखक जब ये समझता है, कवि जिस कविता की रचना या जिस रचना की रचना करता है, वो किन विशेष तत्वों को लेकर उस साहित्य का सृजन करता है, उन तत्वों का विश्लेषण आलोचना करती है कि क्या जो लेखक द्वारा या कवि द्वारा रचित उस रचना में जिन तत्वों का बखान किया गया है या जिन तत्वों को लेकर के उसकी रचना हुई है, क्या वास्तव में वे मर्म, उस मर्म को पाठक समझ पा सकता है या वाकई में उस मर्म को वो समझने में सक्षम नहीं होता। तो इस प्रकार क्या वाकई में उसकी रचना उस दृष्टिकोण से ही की गई है, इन सभी तत्वों का पता आलोचना करती है। आलोचना में बुद्धि तत्व प्रधान होता है, जबकि साहित्य में राग तत्व, साहित्य में राग तत्व की प्रधानता रहती है, लेकिन आलोचना बुद्धि से की जाती है। उसमें इसीलिए आलोचक जो होता है वो गुण और दोष दोनों की व्याख्या कर पाता है। आलोचना द्वारा ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन किया जाता है एवं व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी रचना की प्रशंसा या निंदा नहीं की जाती कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरी रुचि इस प्रकार है, तो इस मेरी रुचि के अनुसार यह रचना अच्छी है या यह रचना बुरी है, इस प्रकार की व्याख्या नहीं की जाती। अब हम चलेंगे आलोचक के गुण कि जो वास्तव में साहित्य की आलोचना करता है, ऐसा व्यक्ति जो कि आलोचक कहलाता है, उसमें कौन कौन से गुणों का समावेश होना आवश्यक है। तो ये गुण है, एक तो निष्पक्षता, कि जो भी आलोचक है वो निष्पक्ष रहे, उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करे कि इस कृति, इस रचना को मैं जानता हूँ या इसकी रचना पूर्व रचना पहले बहुत अच्छी थी, तो इस प्रकार से वो उसकी व्याख्या कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहस होना चाहिए कि वो बिल्कुल अपने बेबाक तरीके से वो कह दे कि हाँ, जिन तत्वों को लेकर के इस साहित्य की रचना हुई है वो बिल्कुल सही है, इसमें इस प्रकार के गुण हैं, इसमें इस प्रकार के दोष हैं, ये कहने का साहस रखें। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है। इतिहास और वर्तमान का सम्यक ज्ञान, यानी आलोचक के पास इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, अगर वो निष्पक्ष रूप से आलोचना करना चाहता है तो। इसके अतिरिक्त देशी विदेशी साहित्य और कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है एवं अध्ययनशीलता एवं मननशीलता की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आलोचक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये सभी आलोचक के गुण हैं: निष्पक्षता, साहस, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, इतिहास और वर्तमान का सम्यक ज्ञान, साहित्य और कलाओं का ज्ञान, संवेदनशीलता, अध्ययनशीलता और मननशीलता। अब हम देखेंगे इन गुणों के अभाव में अगर ये सभी गुण किसी आलोचक में नहीं है तो ऐसा आलोचक क्या करता है, ऊपरी गुण तो देख पाता है, यानी ऊपरी तौर पर रचना की व्याख्या कर पाता है, रचना को देख सकता है, उसके गुणों को देख सकता है, लेकिन उस रचना को अंदर तक देखने और उसके मर्म को समझने की क्षमता नहीं रखता। अगर
इनमें से गुण यानी इतने सारे गुण अगर किसी आलोचक में नहीं है तो उसमें वो क्षमता ही नहीं हो पाती कि वो उस रचना की मर्म को समझे और उसकी व्याख्या करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं, तो आगे भी हम जानेंगे, हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि और किन किन आलोचकों को ये जो है मीन्स सर्वश्रेष्ठ होने का, सर्वश्रेष्ठ तो रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन और कौन कौन से आलोचक रहे हैं किस किस समय में, इसके विषय में हम अपने अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे है आलोचना के प्रकार। आलोचना किस किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन से प्रकार हैं। पहली है सैद्धांतिक आलोचना। और सैद्धांतिक आलोचना क्या होती है? जिसमें शास्त्रीय मानदंडों को निश्चित किया जाता है और एक ही प्रकार की विभिन्न कृतियों का अध्ययन कर शास्त्रीय मानदंडों के रूप में सामान्य नियमों की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त कविता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, समाज की दृष्टि से उसके लाभ क्या हैं, इन सब प्रकार की बातों पर विचार किया जाता है। अब अगली जो है वो है मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना क्या होती है? देखिए, रचनागत पात्रों की यानी उस रचना में जिस विषय पे जिस रचना की आलोचना की जाती है उस रचना के पात्रों की, उनकी प्रवृत्तियों की, आदर्शों की, भावधाराओं की तथा अंतः प्रेरणाओं का विश्लेषण करना ही इसका उद्देश्य होता है। यानी इस प्रकार की आलोचना का उद्देश्य इस प्रकार का होता है। कवि या लेखक की मनः स्थिति को जानना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मनोवैज्ञानिक आलोचना की बात कर रहे हैं। तो कवि या लेखक की मनः स्थिति को जानना, सामाजिक परिस्थिति को जानना और उसका स्वभाव आदि बातों पर भी इस प्रकार की आलोचना में विचार किया जाता है। अब हम देखेंगे तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना क्या होती है? तुलनात्मक आलोचना में मूल्य निर्धारण ही इसका उद्देश्य होता है कि हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। एक ही प्रकार की विशेषताओं, नियमों और सिद्धांतों के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है। हिंदी में इस प्रणाली का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी में इस प्रणाली का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है पद्म सिंह शर्मा को। अब आगे है मार्क्सवादी आलोचना। और मार्क्सवादी आलोचना में उपयोगितावादी पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। उस वर्ण विषय को महत्वपूर्ण माना जाता है जो कि जन उपयोगी हो, समाज यानी समाज के लोगों के लिए उपयोगी हो तथा जनवादी हो। जनवादी होता है या जनवादी हो। सामाजिक या भौतिक यथार्थवाद को महत्व दिया जाता है। इसमें रचना का मूल्यांकन बौद्धिक कसौटी पर किया जाता है। तो इस प्रकार ये है मार्क्सवादी आलोचना। तो हमने आलोचना के विशेषतः 4 प्रकार देखे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो साहित्य आलोचना का दूसरा भाग होगा जिसमें हम आलोचना के उद्भव और विकास की बात करेंगे। अगर आपको इसका मैटर भी चाहिए, यानी आपको इसकी पीपीटी या आपको इसका मैटर चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, तब आपको वहाँ पर इसका मैटर उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।